मराठा लॉबी के बीच में एक दलित नेता इतना कैसे राइज कर गया और देश का गृह मंत्री बन गया? आपको कभी लाइफ में ये फील हुआ पॉलिटिकल करियर में कि आप दलित हैं, ये रियलाइज अलग से कराया गया? कभी कभी होता था। भगवा आतंकवाद, आज जब आप रिटायर्ड हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था? सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं है। लगाना नहीं चाहिए, गलत था उस वक्त। तो अभी आपने कश्मीर को लेकर किताब के विमोचन पर एक बयान दिया, मेरी फट रही थी। लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका इतना माहौल बन जाएगा। आपको लगता है कभी 370 रिस्टोर हो पाएगा? अफजल गुरु को एक वर्ग आतंकवादी नहीं मानता था। व्हाट वाज योर टेक ऑन अफजल गुरु? आतंकवादी थे अफजल गुरु? वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था उसका इम्प्लीमेंट मुझे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंकवादी मान के सिर्फ फांसी दी थी। देखिए, मेरा मुंह से ऐसा मत निकालिए। कसाब को लेकर लोग बड़ी मीम्स बनाते हैं कि खूब बिरयानी खिलाई गई थी जब ये ताज वाला अटैक हुआ था। इसके बाद अब लोग पीछे मुड़कर पूछते हैं कि उस टाइम आप लोगों ने रिटेलिएट उस तरह से क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग मानते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ क्रिकेट मैच बंद किया, बदला नहीं लिया आप लोगों ने। राहुल जी की शादी को लेकर एक बड़ा अखबारों ने कुछ खबर छापी कि शिंदे साहब की डॉटर के साथ शादी हो रही है। इज इट ट्रू और र्यूमर? दिग्विजय सिंह सर का एक पुराना स्टेटमेंट बड़ा चलता है जिसमें वो कहते हैं कि मोदी को गुजरात के बाहर जानता कौन है। ये गुजरात के बाहर कौन मोदी को जानता है? आपको लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी, जब आप लोग सेंट्रल में काम करते यूपी-2 में, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। देखिए, वो तो हार्ड वर्किंग है, बहुत कष्ट कर लेते हैं मोदी जी, मैं देख रहा हूँ। राहुल जी में क्या खासियत है? क्योंकि कांग्रेस उन पर बैक टू बैक भरोसा कर रही। देखो, वही चीज हो रही थी जो इंदिरा जी के बारे में हो गई, गुंगी गुड़िया वगैरह, वही राहुल जी के बारे में ये लोग कहते थे, बीजेपी वाले। हरियाणा में चुनाव हुए सर, लोग मान रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। सब मान रहे थे कि बिल्कुल सजा के रखा था, जवान, नौजवान, पहलवान सारे इशू फेवर में थे। ये कहाँ पर गड़बड़ हो रहा? आप लोग एडवाइस नहीं करते? सैफुद्दीन सोच साहब है, उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि कश्मीर का विकास तभी होगा जब वो अलग देश बन जाएगा। नटवर सिंह जी, उन्होंने सोनिया जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाई क्योंकि राहुल जी नहीं चाहते थे। प्रणब मुखर्जी सर, प्रणब दा ने अपने बारे में लिखा है, अगर मैं 2004 में प्रधानमंत्री बना होता तो फिर कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती, इतनी दुर्दशा नहीं होती। ये उनकी सोच है। जैसे बाला साहब के मैं पुराने स्टेटमेंट सुनता हूँ, वो तो पानी पी पी के कांग्रेस उगाल देते थे। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। आप लोग की दोस्ती कैसे सर थी फिर? नहीं, आज भी है। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो सर, इसके पीछे क्या वजह है? वो भगवान की इच्छा है। अगर आप सियासत में रुचि रखते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि जो मेहमान मेरे साथ आज हैं उन्होंने खाकी से लेकर खादी तक का सफर तय किया है। वो महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, आंध्र प्रदेश यूनाइटेड के राज्यपाल रहे हैं और देश के गृह मंत्री रहे हैं। उनकी शख्सियत से सियासत में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति वाकिफ है। लेकिन फिलहाल उनकी किताब आई है 5 Decades in Politics, जो चर्चा के केंद्र में है। और आज उस किताब और उस किताब के अंदर तमाम खुलासों को लेकर हम बात करेंगे सुशील कुमार शिंदे सर से। हेलो सर, कैसे आप? एक बात रह गई है जी सर। आपने जब बात कर रही थी तो मैं लीडर ऑफ भी लोकसभा थी, सोनिया गांधी जी ने मुझे वो भी बनाया था। एंड एनर्जी मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर वो तो था, लेकिन लीडर ऑफ लोकसभा था। जी, लीडर ऑफ लोकसभा। सो 5 Decades in Politics, यस। 5 दशक सियासत को देने के बाद अब रिटायरमेंट की जिंदगी बीत रहे अच्छी तरह से। मिस करते हैं? कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी इधर उधर होती है कंट्रोवर्सी, तो ठीक है, संभाल लेते हैं उसे भी। लोग कहते हैं कि शिंदे साहब जो है बड़ा दिल से बोलते हैं। जब डेमोक्रेसी में सही और दिल से बोलना चाहिए, कोई छुपाना नहीं चाहते। तो आज हम तो छुपाते नहीं है कोई। ये जो किताब आपने लिखी, जो इस टाइम टॉप ट्रेंड में चल रही है, बेस्ट सेलर में आ रही है, कई जगह मिल नहीं पा रही है, लोग पढ़ना चाह रहे हैं, इस किताब को लिखने के पीछे क्या मकसद था सर? नहीं, मकसद नहीं। वो राशिद किडवाई बोल के जो राइटर है, वो मेरे बहुत पीछे पड़े थे कि एक अच्छी तरह की, मेरे वैसे इंग्लिश में यहाँ बनाए हुए हैं 2-3 किताबें, लेकिन वो चाहते थे कि उनका एक पब्लिशर बड़ा अच्छा है, तो कोलिंस
उनके वो किताब पब्लिश करे उन पब्लिशर से। तो मैं ऐसे एक साल भर गया, लेकिन एक दिन वो मेरे पास आए, बोले ये लोग बोल रहे हैं वहाँ के पब्लिशर के आपका किताब चाहिए। तो मैंने भी बोला ठीक है, इतने दिन बोल रहे हैं किडवाई जी, वो अच्छा लिखते हैं किडवाई जी। उन्होंने मोहसिना किडवाई जी का भी लिखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी आर्टिकल कई लिखे थे। तो बड़े इंटेलिजेंट है आदमी और समझदार है। तो ये जो किताब सर है, इसमें कहते हैं ना सियासत में लोग थोड़ा फिल्टर्ड होते हैं। आप किताब तो छप गई, कितना रिवील किया आपने किताब में और कितना छिपा लिया? मैं सब कुछ रिवील किया, जो है वो बताया है, कोई छिपाया नहीं हमने। एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो आज इस किताब में जो जो बातें आपने लिखी उससे लेकर हम सवाल आपसे जो पूछेंगे। बचपन में मैं काम करता था वो भी लिखा है, जो बचपन में मैं छोटा था तभी चोरी की है वो भी लिखाया है। वो तो हमने पढ़ा इसमें से। तो उसमें कोई छुपाया नहीं, क्योंकि इससे कोई नए यंगस्टर प्रेरणा लेके काम करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी प्रेरणा मिलेगी इससे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन लोग सर कई सारे सवाल लोगों ने आपकी किताब पढ़ने के बाद हमें भेजे, आज उन सवालों को हम पूछेंगे। जैसे एक सवाल था कि मराठा लॉबी के बीच में एक दलित नेता इतना कैसे राइज कर गया और देश का गृह मंत्री बन गया, लोकसभा में लीडर बन गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? ये तो बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मराठा हमेशा मुझे मदद करते रहे। कोई मेरे से नाराज नहीं था, चाहे शरद चंद्र जी थे जिन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में लाया, उसके बाद वसंत दादा पाटिल आ गए, नीलंगेकर जी आए थे। नीलंगेकर के मंत्री परिषद में मैं था, मैं मुख्यमंत्री बना तो नीलंगेकर जी मेरे मंत्री परिषद में मंत्री थे। ऐसा ये तो लोकशाही का नीचे ऊपर वाला काम होता है, लेकिन बहुत अच्छा संबंध रहा मुझे मराठा से। और मराठाओं ने महाराष्ट्र बहुत, यशवंतराव चौहान जी ने एक बड़ा संदेशा महाराष्ट्र को दिया है कि ये दलित लोगों को ऊपर लाने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया है। बट जैसे सर पॉलिटिक्स में होता है कि दलित का नाम कई बार इस्तेमाल होता है एक मैसेज देने के लिए, लेकिन कई लोग मानते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सम्मान। आपको कभी लाइफ में ये फील हुआ पॉलिटिकल करियर में कि आप दलित हैं, ये रियलाइज अलग से कराया गया? कभी कभी होता था, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा देर के लिए होता था। लेकिन ये मुझे सब मराठा मुझे चाहते थे, मेरे से प्यार करते थे, क्योंकि मैं भी इनसे पंगा नहीं लेता था। शरद जी आपको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में लाया था और वो मुझे प्यार करते हैं। तो अभी भी आप लोग फोन पे बात करते रहते हो रोज? हाँ, हमेशा हमेशा करते हैं। मैंने किस्सा सुना सर कि मैंने बताया एक, अभी मेरा वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, देखा मैंने। नहीं, वो अकलूज में जहाँ मेरे कलीग मोहिते पाटिल जी, विजय सिंह मोहिते पाटिल जी मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके वहाँ मेरा एक सत्कार हो गया था 84 ईयर के बारे में। तो वही मैंने बता था ये शरद चंद्र जी के बारे में कि यशवंतराव जी चौहान, उन्होंने महाराष्ट्र को इतना बड़ा बनाया और वो यशवंतराव जी के शिष्य है, डिसाइपल है शरद राव। तो उन्होंने वही दीक्षा ले ली, दिशा ले ली और महाराष्ट्र को सर्वधर्म समभाव की भूमिका उन्होंने बताई। मैंने किस्सा पढ़ा था सर कि शरद पवार साहब जब आपको पॉलिटिक्स में लेकर आए, क्योंकि आप पहले खाकी वर्दी वाले थे, फिर खादी वर्दी वाले बने, तो आपको जब पहली बार टिकट नहीं मिला तो शायद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, वो महाराष्ट्र में तो मुझे टिकट रिकमेंड किया था यूनानिमस, लेकिन दिल्ली में चेंज किया टिकट। और तभी वो जब आए थे, मैं रिसीव करने के लिए गया था एयरपोर्ट पे, तो जब उतर गए तो उनके आंखों में आंसू थे कि तुझे मैंने टिकट नहीं मिलवा के दे दिया, इसका बहुत दुख था। तो मैंने बोला था, शरद राव जी आप इसका विचार मत करिए, मैं तो बचपन से रास्ते में स्ट्रीट बिल्डर बोल के काम किया हूँ,
तो मेरे ये तो चैलेंज स्वीकारना मेरा काम है, मिल जाएगा, अभी इसमें क्या है बोला, ऐसा बोल के हम चले आए। तो शरद राव साहब जब कांग्रेस से एनसीपी में गए, आपको उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम भी आ जाओ, या आपने नहीं उनसे कहा कि मैं भी आना चाहता हूं आपके साथ? क्योंकि कांग्रेस वाली एनसीपी में सब गए थे, वो तो काफी टफ रहा होगा आपके लिए। वो दिन तो हम तो मंत्रिपरिषद के बैठक में थे, तभी भी बोला नहीं। उसके पहले जब उन्होंने एनसीपी फॉर्म की, उसी वक्त भी उन्होंने कभी मुझे पूछा नहीं कि तुम इधर आओ। उनको पता था कि मैं इंदिरा जी का बड़ा लॉयलिस्ट हूँ, अभी इंदिरा जी के पार्टी को छोड़ के ये कहीं नहीं आएगा, इस तरह की उनकी पक्की राय थी। पॉलिटिक्स में कोई सर, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, कोई ऐसा डिसीजन जिसे लेकर आप रिग्रेट करते हो, या लगता है कि यार इसको अब मैं बेहतर तरीके से फिक्स कर सकता हूँ अगर पीछे समय जाकर मौका मिले तो? नहीं, मौका मिलने का सवाल नहीं, जिस वक्त मौका मिला तो मैं उसका एडवांटेज ले लिया। तो विशेष था जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल में जो था कि ये सरकार का जो पैसा है वो सरकार का होता है, कोई विशिष्ट एक जाति जमात के लिए नहीं, तो इसका ज़्यादा फायदा मागास वर्गीय लोगों को मिलना चाहिए बोल के मैंने ये बजट सब ये सबसे गरीब से गरीब महाराष्ट्र में है, जैसे पोतराज है, मरगमा वाले है, ऐसे लोगों के लिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए मेरा खजीना खुला कर दिया था, तो उसमें मुझे खुशी है। सुपर। मैंने आपके बारे में सर पढ़ा, किताब में भी जिक्र है कि जब आप छोटे थे तो कई बार आपको दलित होने का एहसास कराया गया। किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कहीं नहाने चले गए थे किसी पॉन्ड में, फिर वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, खाने को लेकर था कि बर्तन का, क्योंकि अभी कई लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं है, बट आप उस कम्युनिटी से निकल कर देश के टॉप पोस्ट तक गए हो, आपने वो फील किया था, और अब तब से लेकर अब तक दलितों की स्थिति बेहतर हुई है या वैसी ही है? नहीं जी, बहुत बेहतर हो गई है। तभी वो ज़माना आज 70 साल के पूर्व पहला ज़माना है कि तभी तो ये जो बावड़ी में उतरने को नहीं देते थे दलितों को, उस कुछ स्नान किया, पानी को गया तो उसे शुद्ध करते थे, ये अंधश्रद्धा थी ये। लेकिन लोगों में काफ़ी अभी परिणाम बदल गया है, ये अंधश्रद्धा निकल गई है। अभी जिस विलेज में मुझे वो बावड़ी में तालाब में उतरने को नहीं दिया था और पानी शुद्ध किया था, उसी विलेज ने मुझे इतनी बड़ी तादाद से चुन के दिया है और वोटिंग किया है लोगों ने मुझे। जब मैं चीफ मिनिस्टर बन के गया तो वही 2 बार उन्होंने मुझे वोटिंग अच्छा किया। तो ये आज वो बात नहीं रही है, आज तो सब इकट्ठा हो गए। ब्यूटीफुल। अभी हरियाणा में चुनाव हुए सर, लोग मान रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, सब मान रहे थे कि बिल्कुल सजा के रखा था, जवान, नौजवान, पहलवान, सारे इशू फेवर में थे। अब तो आप एक्सपर्ट हैं, आपकी नज़र में कहाँ गड़बड़ हो गया सर? वो देखिए, इलेक्शन के बारे में ये कभी इस तरह प्रिडिक्ट करना, मैंने तो बहुत इलेक्शन जीते हैं। जनरल सीट पे मैं 2-3 बार खड़ा रहा, वहाँ भी मैं चुन के आ गया था, इलेक्ट हो गया था। लेकिन जब रिजर्व सीट पे मैं लोकसभा को खड़ा रहा तो 2 बार गिरा। तो ये लोगों के दिल में क्या है मालूम नहीं होता है जल्द। तो इसलिए ये ऐसा सोचना नहीं कि हम आगे निकल जाएंगे, लोगों के दिल है, जो जैसा डिसीजन हो गया। बट आप लोग के टाइम में कांग्रेस काफ़ी पावरफुल थी, बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े, जैसे प्रणब मुखर्जी जी की तस्वीरें देख रहा हूँ मैं, आप हो गए, कई सारे दिग्गज नेता थे। अभी कांग्रेस में बैक टू बैक हार जो है वो लगातार हो रही है। जहाँ अच्छा भी कर रहे हैं वो भी, उनके अगर टॉप कंपैरिजन देखेंगे पुराने ज़माने का, जैसे अभी 100 सीट्स ऑलमोस्ट आई थी, तो वो भी उनका थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस थी ओवरऑल कांग्रेस की हिस्ट्री की। तो ये कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है? आप लोग एडवाइस नहीं करते सर कि ये चीज़ें बेहतर कर लीजिए तो कांग्रेस का रिवाइवल हो जाए? नहीं, ये हमारी कांग्रेस की प्रथम प्राथमिकता ये है कि सर्वधर्म समभाव,
और सब लोगों को साथ में लेके चलना, ये हमारा मूल हेतु है। और इसी से हम दलित हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, इनको सबको लेके कार्यक्रम करते थे, तो सब जगह हम विजयी होते थे। कहीं ना कहीं इसकी गड़बड़ हो रही है, हमें भी मालूम नहीं, बट कहाँ गड़बड़ी हो रही है वो हमारे हाईकमान देख रही है अभी। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में ये गड़बड़ी है वो सब निकल जाएगी। एक बड़ा अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस में सर एक कॉमन ट्रेंड चलता है। कई बार लोग कहते हैं कि जब बीजेपी जीतती है तो मोदी जी की तस्वीर लग जाती है, हारती है तो नड्डा जी की आती है। ऐसे ही कल कांग्रेस पे चल रहा था कि जब तक जीत रहे थे तब तो राहुल जी होते हैं, जब हारते हैं तो खड़गे जी आते हैं। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहुल जी और खड़गे जी एक ही हैं। और हम कांग्रेस वाले, खड़गे जी तो हमारे प्रेसिडेंट है, राहुल जी ने ये किया है, उनको सपोर्ट किया है, तो ऐसे हमारे में बात नहीं हुई। आपकी बुक लॉन्च पे भी खड़गे जी आए थे, काफी अच्छी तारीफ की उन्होंने आपकी। आए थे। तो आपको नहीं लगता कि वो रिटायर्ड नहीं हुए, आप रिटायर्ड हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने चाहा था, मैं तो बचपन से काम करते रहा हूँ। 10 रुपये में, वहाँ लिखा है मैंने, 10 रुपये में किसी के घर में काम करता था, तभी से मैं काम करते रहा हूँ। तो कभी तो आदमी को ऐसा लगता है कि अभी रिटायर होना चाहिए, तो मैं इससे रिटायर हो गया हूँ। 10 साल अभी था, MP नहीं था, तो भी मैं काम करते रहा, आज भी काम करता हूँ, ऐसा टोटल रिटायर नहीं है। ब्यूटीफुल। कल मोदी जी का एक भाषण कल बड़ा वायरल हुआ, और वो क्योंकि आप लोग के टाइम पर भी वो एलिगेशंस आते थे, आपकी किताब में भी इसका जिक्र है। कल मोदी जी ने देर शाम कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी मुस्लिम्स में कास्ट की बात नहीं करती है। व्हेन दे टॉक अबाउट मुस्लिम, दे टॉक ओनली मुस्लिम, बट जब हिंदूज की बात आती है तो दे टॉक अबाउट द कास्ट। वो कह रहे थे कि इट्स अ पॉलिसी कि आप डिवाइड कर देते हो। नहीं, ये गलत फहमी है उनकी। कांग्रेस इस तरह की बात कभी नहीं कहते हैं। ये इंदिरा गांधी जी के वक्त से यही बातें होती है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है, और कोई गलत नहीं। ये बीजेपी वाले ये बात करते हैं, और वो भी उन्होंने अपने दिमाग से निकालना चाहिए। ओके। आपके टाइम में सर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था, पहले चिदम्बरम जी ने, फिर आपने उसका जिक्र किया था, और जब भी शिंदे जी का नाम आता है वो टॉपिक कहीं ना कहीं से आता है, भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था? या देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त वो हमने बता दिया था, और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था, अब पब्लिक में नहीं। पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के, आतंकवाद हो रहा है, और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला है। ये प्रश्न पार्लियामेंट में भी पूछा गया था, तो उसका कुछ जिक्र नहीं हो गया था। बट जैसे भगवा शब्द सर, हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, अब महाराष्ट्र में शिवाजी का भी भगवा होता है, तो वाई भगवा आतंकवाद? ये मतलब भगवा को आपने कुछ, देखिए, भगवा आतंकवाद उस वक्त वो जो पूछा था तो उसके बारे में वो बोल दिया था, बस इतना ही है। तो आतंकवाद उसको शब्द लगाया, लेकिन वो सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं है। लगाना नहीं चाहिए, गलत था उस वक्त। तो भगवा आतंकवाद शब्द नहीं, गलत था शायद वो। हाँ, भगवा टेररिस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो उस पार्टी की विचारधारा होती है, वो चाहे भगवा हो या रेड, ऐसा कुछ आतंकवाद नहीं होता है। भगवा हो या कोई रेड हो या कोई सफ़ेद हो। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी आपसे ऑफेंडेड इस बात को लेकर है। आपके अच्छे काम भी हैं, जैसे पावर में आपने अच्छा काम किया, उसका जिक्र करते हैं। आपके टाइम में कई सारे टेररिस्ट को फांसी दी, बहुत सारी आपकी खबरें जिनकी बात चर्चा होती है। बट एक बड़ा सेक्शन अभी भी है जो जब शिंदे जी का नाम आता है तो कहता शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद क्यों कह दिया था। अरे वो जिस मेरे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोल दिया था, जो रिकॉर्ड पे मेरा आया था तभी। नहीं, आपसे पहले चिदम्बरम जी ने भी कहा था, 2007 में ही मेंशन, आई थिंक 12 में आपने शायद मेंशन किया था। बट वो हमारे रिकॉर्ड पे जो आता है, हाँ, ये नहीं बोले।
वो नहीं बोले, हम लोगों ने बोला। ब्रीफ करना पार्टी के लोगों को कोई गलत बात नहीं है। उनको बताना कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो उससे अवेयर रहना है। दूसरा क्या होता है इसमें? बट जैसे आप दिल से बात करते तो मैं दिल से एक सवाल और कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे तो खबरें आती थी बैक टू बैक। जैसे एक खबर मुझे और याद है जब आया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज़ का है। ये भी खबर काफ़ी ट्रेंड चली थी उस टाइम पे और बहुत चर्चा इनको लेकर भी हुई थी। तो अब जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट गई तो एक आरोप लगता था कि अल्पसंख्यक कार्ड खिला जा रहा है, माइनॉरिटी कार्ड खेले जा रहे हैं। और हमें याद है कि जब मोदी जी का कैंपेन भी था तो उस साल 2014 का चला था कि अब चेंज करो सरकार वरना देश पाकिस्तान बन जाएगा। इट्स टू मच प्रो मुस्लिम, सेक्युलरिज्म वॉज प्रो मुस्लिम। नाउ व्हेन यू लुक बैक, आपको लगता है कि थोड़ा था? नहीं, देखिए इस देश में ये खाली बीजेपी जैसी पार्टी है ये चलाती है, हिंदुत्ववाद चलाती है। हिंदुत्व कि वो दूसरे को कोई गलत बोलते हैं। इस देश में जो इंदिरा जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी जी हो, ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाला देश है और सर्वधर्म देश, सर्वधर्म समभाव का देश है। तो यहाँ कोई नहीं चलता है दूसरा जात धर्म। थोड़े वक्त चलेगा, 10-15 साल चलेगा, उसके बाद नहीं, फिर वही ओरिजिनलिटी पर आना पड़ेगा। सुबह अभी आपने कश्मीर को लेकर किताब के विमोचन पर एक बयान दिया, बड़ा फनी बयान था। आपने दिल से कह दिया कि देखो मैं दिल से बोलता हूँ, मुझसे कहा गया कश्मीर जाओ वहाँ खाना खाओ लेकिन मेरी फट रही थी। नहीं ऐसा नहीं। मैं उस वक्त बोला है इसको, उस वक्त जो हमारे वो कश्मीर के डीपी धर के चिरंजीव वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया थे एक दिन, शिंदे जी तुम क्यों नहीं जाते वो लाल चौक और दल लेक में, होम मिनिस्टर बोल के जाना चाहिए। तो मैंने तय किया कि गया वो और लोगों ने मेरा स्वागत किया वहाँ। लेकिन मैं जोक के बारे में कहा, वहाँ जोक किया था खाली, मुझे पता नहीं था कि उसका इतना माहौल बन जाएगा कि बीजेपी ने ये शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने तो कहा कि देखो अभी 370 हट गया तो अभी सब लोग जा रहे हैं लाल चौक पे, इजीली पहुंच रहे हैं। पहले कांग्रेस के टाइम में डरते थे लोग जाने में, खुद होम मिनिस्टर डरते थे कांग्रेस के। नहीं बिल्कुल नहीं। और मैंने वो जोक बोल के वहाँ कर दिया कि लेकिन लोग वहाँ की तभी का रिकॉर्ड देखिए, फोटो ये देखिए, न्यूज़पेपर्स देखिए, लोगों ने वेलकम किया। ऐसा कोई चीफ होम मिनिस्टर अभी तक नहीं आया है हमारे उधर, लेकिन आप पहले हो, सब जगह फिर रहे। तो ये तो आपने खुद बताया था कि सबने स्वागत किया, मैं गया, सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से मुझे डर लग रहा था। नहीं मुझे उस वक्त डर नहीं लग रहा था, लेकिन मजाक में लोगों को हंसाने के लिए मैंने बोला था। तो उसका अभी मुझे क्या पता था कि ये बीजेपी ऐसा करेगी। तो आपकी पार्टी से किसी ने फोन किया कह रहे शिंदे साहब आपने तो मजाक मारा? लेकिन नहीं किसी ने नहीं किया। ये उनको पता था कि जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। सो हाउ यू सी सर, अभी तो आप जैसे कश्मीर, आप होम मिनिस्टर थे, लेकिन बीजेपी की ये बात गलत है कि जो जोक है उसको भी ये करते हैं, उसके लिए तो उनकी फजीती हो रही है सब जगह। आपने क्लैरिफाई कर दिया, सारी दुनिया सुन लेगी, बीजेपी वाले भी सुन लेंगे, आपके फैंस भी सुन लेंगे। कर रहा हूँ, हाँ, आपके फैंस भी सुन लेंगे, इसीलिए हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब आप दे रहे हैं। बट सर जैसे कश्मीर उस टाइम था 90s में, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी चीज़ें रहीं जो इश्यूज रहे। अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपकी पार्टी जो है मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी एनसी के साथ मिलकर। कितना डिफरेंस देख रहे हैं प्री 370 आफ्टर 370? देखो 370 होने के बाद भी जब सरकार आती है तो इसका मतलब वहाँ के लोगों को 370 रहना चाहिए, ऐसा ही लगता है। बट वोटिंग जो हो गई है उसका जरा एनालिसिस किया तो वही लगता है उसमें। मतलब जम्मू में बीजेपी को मिला है, कश्मीर में एनसी और कांग्रेस को मेजॉरिटी मिला है। तो आपको लगता है कभी 370 रिस्टोर हो पाएगा? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान अभी सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा जिन्होंने हटाया है उनसे उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है। तो मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करूँगा कि वो वापस रिस्टोर करें, बिकॉज ये बेवकूफ़ी है। अगर मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, बस मैं ये उम्मीद करूँगा कि वहाँ के लोगों को
फिर एक बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि 370 ये नए सरकार आने के बाद 370 फिर वहाँ लगाना है या नहीं लगाना है, लोगों पर है। शिंदे साहब क्या सोचते हो कि आप तो होम मिनिस्टर हैं, आपने तो करीब से देखा है, आप टेक्निकल चीज़ें बेहतर समझते होंगे एक आम इंसान के मुकाबले। ये अभी देखना चाहिए, थोड़े दिन, 1-2 साल देखना चाहिए और फिर इस पर निर्णय लेना चाहिए 370 को लेकर। ओके, ठीक है सर। अभी आपके बहुत सारे मित्र हैं सर जो अलग अलग, शरद पवार जी को मैं देख रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है। एक किस्सा मैंने और सुना, आपकी किताब में शायद था, कि जब टाई अप हो रहा था शिवसेना के साथ तो थोड़ी सी झिझक थी कांग्रेस में, सोनिया जी में, राहुल जी में, शिवसेना के साथ जाने को लेकर, लेकिन फिर आप लोगों ने समझाया, मनाया। वाज इट ट्रू? नहीं, ये तो पक्के हिंदुत्ववादी थे, हमारे कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। हमारे भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है रिलेशन, आज भी है। हाँ। बाला साहब से भी थे और इनके लड़के से भी आज है, उद्धव राव जी से भी है। लेकिन वो एक विशिष्ट, उस वक्त विशिष्ट रूप का उनका कहना था, इसके लिए हम डर रहे थे कि कैसे हम कर सके थे। लेकिन जब एक फार्मूला निकाला कि प्रोग्राम पर हम इकट्ठा हो जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो लोगों ने उसका स्वीकार किया। बट जैसे बाला साहब के मैं पुराने स्टेटमेंट सुनता हूँ, वो तो पानी पी पी के कांग्रेस उगाल देते थे। नहीं, पुराने हो गए, पुरानी बातें छोड़ना चाहिए। तो आप लोग की दोस्ती कैसे सर थी फिर? नहीं, आज भी है। क्योंकि बाला साहब के जब पुराने स्टेटमेंट सुनता हूँ, यूट्यूब पे हम लोग सुनते रहते हैं, तो वो तो ऐसा लगता है कांग्रेसियों को बिल्कुल नापसंद करते थे। नापसंद। और आप कह रहे हैं कि आपकी उनसे दोस्ती थी? हाँ, उनका बहुत बहुत अच्छी दोस्ती थी, मेरी थी और कई लोगों की थी। तो ये पर्सनल दोस्ती थी, मतलब ये बड़ा पर्सनल दोस्ती थी, और पॉलिटिकल कभी बीच में नहीं आया? कभी नहीं आया। वो मेरे दोनों लड़की के शादी के लिए आ गए थे सब। वो दूसरी लड़की की भी जब शादी हो गई, तभी उनकी मिसेस की डेथ हो गई थी, तो भी वो आए थे रिसेप्शन के लिए। ऐसा नहीं है, शत्रु तो नहीं रखना चाहिए पॉलिटिक्स में। अच्छा, महाराष्ट्र में ये एक बड़ी खूबसूरती है सर। शरद पवार जी गडकरी जी के दोस्त हैं, शरद पवार जी आपके परम मित्र हैं, बाला साहब से आप सब सारे अपोजिशन में भी हैं, बट सब आपस में दोस्त हैं। रहना चाहिए वैसा, रहना चाहिए। और नीचे पब्लिक लड़ती मरती रहती है। वो रहना चाहिए ऐसा। पॉलिटिक्स में ऐसे शत्रु पर शत्रु नहीं होना चाहिए। तो अभी जो शिवसेना के साथ हुआ, जैसे आप लोगों ने तो शिवसेना शामिल कर ली, बट बीजेपी वालों ने एक नई शिवसेना बना दी, शिंदे साहब की अगुवाई में अभी सरकार जो चल रही है, तो शिवसेना का तो नुकसान हो गया, आप लोगों का तो फायदा हुआ, लेकिन शिवसेना का तो नुकसान होगा आपके साथ आकर। हाँ, लेकिन लॉन्ग रन में ये देश के लिए जो हमारा जो कहना है वही चलेगा देश में। ओके, सेंटर बीजेपी का नहीं चलेगा। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? वो लोगों ने देखा है ना, तोड़फोड़ का राजकारण, उससे लोग थक गए हैं। बट वो थर्ड टाइम चुनकर आ गए, भी तो मोदी जी तीसरी बार आ गए। वो तो कह रहे हैं कि अब हम इंदिरा जी की तरह होने वाले हैं। मोदी जी भी आ गए तो उनका ग्राफ जरा देखिए ना, इस बार कम गया 200। तो फिर तो हो जाएगा अगले साल। मतलब 5 साल सरकार नहीं चलेगी? अभी देखते हैं। ओके, ग्रेट। एक और सर किस्सा था आपके टाइम में, अफजल गुरु, ये आपने बुक में भी मेंशन किया है। अफजल गुरु को लेकर आपने कहा कि उसके परिवार वालों से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपको लगता है वो मुलाकात होनी चाहिए थी? नहीं, वो बहुत बार वो मिलते थे परमिशन लेके, बट आखिरी वक्त कोई भी चाहता था कि मिलना चाहिए तो उनकी नहीं हो गई, टाइम में नहीं पहुंचा उनका मैसेज, ऐसा मुझे पता चला। कि ये तो होम मिनिस्टर नहीं देखता है सब कुछ, नीचे के लोग देखते हैं। तो अफजल गुरु सर, क्योंकि फांसी आपके टाइम में हुई थी, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आपने पालन किया था, ये अगर मैं सही हूं तो ये वर्डिंग आपके थे कि सुप्रीम कोर्ट के मैंने आदेश का पालन किया था। अब कई सारे लोग, जब मैं दिल्ली में बैठता हूं, कई बार मैं जामिया जाता हूं या जेएनयू जाता हूं, जामिया नहीं जेएनयू जाता हूं मैं, या कई बार कश्मीर जाता हूं, या कई बार टीवी में खबरें पढ़ता था जब मैं अलग अलग चैनलों में था, तो
अफजल गुरु को एक वर्ग आतंकवादी नहीं मानता था। शिंदे साहब ने यह कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैंने पालन किया, बट इसमें फिर एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आ गया कि व्हाट वाज योर टेक ऑन अफजल गुरु? आप अफजल गुरु कैसे देख रहे थे? नहीं, देखिए, हम तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट करना था, एज होम मिनिस्टर वही करना है। तो आतंकवादी थे अफजल गुरु? वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था उसका इम्प्लीमेंट मुझे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंकवादी मान के सर फांसी दी थी। देखिए, मेरा मुंह से ऐसा मत निकालिए, तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रिल नहीं करूंगा। एक और किस्सा था, कसाब को लेकर लोग बड़ी मीम्स बनाते हैं कि खूब बिरयानी खिलाई गई थी। ये ऐसा कुछ था? ये क्यों चर्चा हुई कसाब को लेकर? आप ही कार्यकाल में शायद उसे फांसी दी गई थी। लेकिन वो बम्बई में था, वो बम्बई के जेल में था, तो वो एरोडा में उसको फांसी हो गई थी। तो यहाँ का बिरयानी खिलाया नहीं खिलाया हमें तो पता नहीं है। बट कसाब वॉज पाकिस्तानी। मैंने सुना कि आप लोगों ने शायद पाकिस्तान से कांटेक्ट भी किया था। क्लेम नहीं किया। उनको हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा था कि बॉडी लेके जाओगे, तो उन्होंने क्लेम नहीं किया। मैंने पढ़ा कि एक ऑफिशियल चिट्ठी शायद लिखी थी आपने, लेकिन उसने माना नहीं कि वो उसका ना। बट आपके पास प्रूफ थे कि वो पाकिस्तानी है? जरूर प्रूफ थे, उसके सिवा बोलेंगे क्या। अच्छा, एक सवाल सर और आता है, जैसे मुंबई में इस वक्त हम लोग बैठे हैं, मुंबई में जो हमला हुआ उसके बाद तब से इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बहुत बढ़ गई। अभी की गवर्नमेंट बार बार ये क्लेम करती है कि ये नया भारत है, हम घर में घुस के मारते हैं। बहुत सारे आप भी देखते होंगे टीवी पे, कई बार अब बाइट्स आते होंगे। जब ये ताज वाला अटैक हुआ था, इसके बाद अब लोग पीछे मुड़कर पूछते हैं कि उस टाइम आप लोगों ने रिटेलिएट उस तरह से क्यों नहीं किया, या रिटेलिएशन ऐसा क्यों नहीं दिखा जिससे जनता में एक मैसेज आता कि अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी बदला लेंगे। क्योंकि लोग मानते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ ताज पर हमला के बाद, मुंबई में जो हमला हुआ था उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ क्रिकेट मैच बंद किया, बदला नहीं लिया आप लोगों ने। नहीं, लेकिन मुझे अभी उस वक्त का मुझे मालूम नहीं क्या स्थिति बम्बई में थी। मैं होम मिनिस्टर भी नहीं था तभी, तो क्या होगा उस वक्त, प्रयास किया होगा इन लोगों ने, इसके सिवा ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। आपके टाइम में पाकिस्तान के साथ कोई आपका मेमोरी है अच्छी जो आप शेयर करना चाहें कि आप लोगों ने कैसे? पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को मैंने इनवाइट किया था, वो दिल्ली में आके मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्रेजेंट्स भी लाए थे, हमने भी प्रेजेंट दे दिया बहुत। क्या प्रेजेंट आए थे सर? वो कुछ आए थे, किताबें वगैरह ऐसे। तो उस वक्त उनको हमने इनवाइट किए थे, मैं भी जाना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। इंडिया पाकिस्तान का ये सुधारने का प्रयास हम कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कभी बेहतर हो सकते हैं? आप होम मिनिस्टर हैं, आप टेक्निकल समझा सकते हैं। हम लोग तो इमोशन से बात करते हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, आपको अंदर की टेक्निकलिटीज पता होगी, क्योंकि अटल जी ने भी कहा था आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको कहीं ना कहीं बात लेकिन ये हो सकता है, पहले जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में ये सब पूरा चलते थे, हम सब इकट्ठा, कितने तो लोग पाकिस्तान से यहाँ से आए हैं और बहुत बड़े हो गए, फिल्म में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, बहुत बड़े राइटर्स हो, गुलजार जैसे लेखक हो, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं। तो हो सकते हैं दोनों तरफ की सरकार आ जाए ठीक तरह से, तो ये रिलेशन ठीक हो सकता है। ओके आप ये मानते हो सर, जो पॉलिटिशियन बाद में किताबें लिखते हैं, बाद में राइटर बनते हैं, वो दिल से लिखते हैं? दिल से ही लिखते हैं। सच लिखते हैं? या आप देखो, आप दिल से बोलते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल में। कुछ दिल से बोलते हैं। ओके आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी पार्टी के कई सारे नेता रहे जिन्होंने किताबें लिखी बाद में। कुछ मैं उसका जिक्र कर देता हूँ, आप बताना मेरे को कि आप इस पर क्या सोचते हो। आप क्विट करना चाहो तो क्विट भी कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। सैफुद्दीन सोच साहब है, जम्मू कश्मीर में कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि कश्मीर का विकास तभी होगा जब वो अलग देश बन जाएगा। ये अपनी बुक में उन्होंने लिखा था। डू यू बिलीव ऑन दिस? ये उनका वर्जन था, सोच उनकी सोच थी, उनकी किताब में। वो बेचारे आज है कि नहीं मुझे पता नहीं है, गुजर गए ना। क्या है मुझे सर आए उनके नहीं है, लेकिन वो काय के लिए बोला उन्होंने, मैं तो नहीं, उससे जब तक हम बात नहीं करते तो ये समझ नहीं पाती बात।
तो ये गलत है। लेकिन ठीक है। नटवर सिंह जी विदेश मंत्री थे, उनकी किताब काफ़ी प्रचलित भी हुई, बाद में फिल्म में बनी। उन्होंने सोनिया जी को लेकर कई सारी टिप्पणियां की थी और कहा कि सोनिया जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाई क्योंकि राहुल जी नहीं चाहते थे। ये नहीं, नटवर नहीं, ये इस बात बिल्कुल सही नहीं है। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री वो खुद नहीं बनना चाहती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बनाया, और राहुल जी इस तरह की बात कभी नहीं सोच सकते। बट सोनिया जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी सर? उस टाइम तो आप लोगों का मैंडेट था, हमने सुना कि शायद कई लोग पार्टी में भी चाहते थे कि वो बन जाए। बन जाए, लेकिन उन्होंने उनका निर्णय था वो। आपके तो करीबी रही हैं आप, थोड़ी इनसाइडर कहानियां। उनका, मैं उस वक्त पहले जब टर्म इनका ये हो गया तभी मैं दिल्ली में नहीं था। ठीक है। प्रणब मुखर्जी सर, मुझे लग रहा है आपके काफ़ी करीबी भी रहे हैं, क्योंकि इस रूम में जब मैं बैठा हूं तो सोनिया जी की तस्वीरें हैं, राहुल जी की तस्वीरें हैं, और तीसरी तस्वीर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें हैं, और चौथी तस्वीर जो है वो मुझे प्रणब मुखर्जी जी की नजर आ रही है। 4 लोग, मुझे लग रहा है ये चारों आप पे काफ़ी करीबी रहे हैं, या आपने इनसे इंस्पिरेशन ली है, या वो तो 4 चीज़ें, 3 चीज़ें प्रणब दा ने अपनी बुक में लिखी थी, मैं पूछते हैं करके। एक था कि 2014 में सोनिया जी, मनमोहन जी सरकार बचाने में ज़्यादा बिजी थे, इसकी वजह से कांग्रेस का पॉलिटिकल फोकस जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और वो हार गए। मुझे पता नहीं है, उनका इंडिविजुअल सोच की बात है। ठीक है। सेकेंड था कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि मनमोहन जी थोड़ा मिलते कम थे सांसदों से, ये बुक में मेंशन है। थोड़ा मिलते कम थे सांसदों से, कांग्रेस के सांसदों से कम मुलाकात होती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो वैसे वो नॉन पॉलिटिकल लीडर थे, वो सबसे मिलते थे और बहुत अच्छा उन्होंने देश चलाया। मुझे नहीं लगता कि वो कम मिलते थे। ओके, लास्ट प्रणब दा ने अपने बारे में लिखा है, अगर मैं 2004 में प्रधानमंत्री बना होता तो फिर कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती, इतनी दुर्दशा नहीं होती। दैट वाज अ बिग क्लेम फ्रॉम प्रणब मुखर्जी सर। अपनी अपनी सोच है, तो उन्होंने जो बोला उस पर मैं क्या बोलूं, ये उनकी सोच है और वो भी अच्छा काम करते थे। हाउ यू सी प्रणब मुखर्जी सर? अब तो नहीं है, वो लेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, वो सब सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च सम्मान पर रहे, बट कैसे आप उनकी यात्रा देखते हैं? नहीं, वो तो बड़े इंटेलिजेंट है, होशियार है और डिफ़िकल्ट टाइम में वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते थे कहीं ना कहीं। हमने देखा है उनका वर्किंग, बहुत क्लोज इससे भी देखा है। तो अभी उनकी सोच है वो मैं चला सकता था, लेकिन सब लोग भी मानना चाहिए ना। कोई मानते हैं कोई नहीं, तो उस पर भाष्य करना ठीक नहीं है। ये आपने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी कि टैलेंट हो लेकिन सबको साथ लेके चलना भी एक कला होती है। वो शायद ओके सुपर्ब, ये हर फील्ड में से लागू होता है। आपका टैलेंट होना एक तरफ होता है, लेकिन दूसरी कहानी। अच्छा सर, कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसको आप रिग्रेट करते हो? क्योंकि मेरे पास एक है। बताइए। जब आपने जया बच्चन जी से कहा, मैडम जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई फिल्म इशू नहीं है। हाँ, वो हाउस में राज्यसभा में हो गया था, बट इमीडिएटली मैंने वही आतंकवाद के कुछ ऐसे इशू पर था, तो मैंने इमीडिएटली माफ़ी मांगा था उसमें। तो ये आपका विटी नेचर है सर, ये जो आप थोड़ा थोड़ा मजाक कर देते हो, उसकी वजह से ये था? नहीं, उस वक्त नहीं, मैं काफ़ी सीरियस था, लेकिन वो मेरे ख्याल में नहीं आ गया। उनके मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस थे, हिट ऑफ दी डिस्कशन में वो बात निकल गई मेरे मुंह से। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट था जो आप रिग्रेट करते हो? हाँ, तो क्या फर्क है। ठीक है। अभी एक दिग्विजय जी, जो गलती होती है उसमें रिग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू, सही बात है। इसमें ये बड़प्पन की निशानी होती है। बड़ा पेड़ झुका होता है, जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा होता है। ये 2 ही है, कुछ और भी है सर जो उसको आप रिग्रेट करते हो पीछे मुड़ के अपनी पॉलिटिकल यात्रा में? पता नहीं। ओके। दिग्विजय सिंह सर का एक पुराना स्टेटमेंट बड़ा चलता है, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी को गुजरात के बाहर जानता कौन है। फिर बीजेपी, आपको लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी, जब आप लोग सेंट्रल में काम करते यूपीटीयू में, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, उस वक्त तो कुछ नहीं लगा था, वो तो
हम और वो मिलके, वो हिमाचल में जनरल सेक्रेटरी थे, मैं भी हिमाचल का जनरल सेक्रेटरी था, मैं मुख्यमंत्री था, वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, मैं पावर मिनिस्टर था, वो पावर मांगने के लिए मुख्यमंत्री के नाते वो मेरे तरफ आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करें, कुछ बोले, कुछ दूसरे पार्टी में है जो अच्छा काम करते हैं तो उसको हम मदद भी बहुत की है हमने। मोदी जी की। ऐसा नहीं है ये पावर देने में वगैरह। अभी जब आप क्यों मोदी जी को ऐसा नहीं, देश चलाने के लिए, देश की जो जरूरी होती है उसके लिए केवल मोदी जी को नहीं, हम कम्युनिस्टों को भी किए, वेस्ट बंगाल को भी किए। देश का जब पावर बढ़ाने की बात होती है तो मेरे वक्त ही पावर बड़ा था ना, इतना था, वो आपके बड़े अचीवमेंट्स में से एक है। तो सबको मैं मदद करता था। तो अभी जैसे आप उन्हें देखते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो है, आप लोग क्योंकि साथ में कॉलीग रहे, आपने कहा जनरल सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर थे, साथ में आपने काम किया, क्या लगता है आपको क्या एक्स फैक्टर था जो वो 3 टर्म निकल गए एज अपोजिशन लीडर भी? देखिए वो तो हार्ड वर्किंग है, बहुत कष्ट कर लेते हैं मोदी जी, मैं देख रहा हूँ, तभी से भी देख रहा हूँ, सोचते हैं, लेकिन वो पार्टी की जो थिंकिंग है उनको कभी कभी बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं तो और भी बहुत बड़े होते हैं। एंड हाउ इज एज इंडिविजुअल, एक इंसान के तौर पर भी आप जानते होंगे उन्हें, ये तो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने बाला साहब का कहा कि बाला साहब से आपके पर्सनल रिश्ते थे जिसमें राजनीतिक रिश्ते नहीं आते थे, पर्सनली आपकी लड़की की शादी में भी आए, तो आई एम श्योर मोदी जी को आप पर्सनली भी जानते होंगे, पर्सनली कैसे रहे वो? नहीं, पर्सनली तो हमारे से अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ओके, ठीक है सर। ये सारी कहानियां हो गई आपके सर लाइफ में। अगर आपको अपने जो नई पीढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो शायद आपको जानते हैं, अभी नई पीढ़ी जो बाद में पैदा हुए होंगे उतना एक्टिवली पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते, वैसे भी इस देश में बच्चों का पॉलिटिक्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, आप क्या बताओगे कि मैंने अपने कार्यकाल में ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी की थी, पीपल शुड रिमेंबर मी फॉर दीज 3 थिंग्स? आपके हिसाब से आपकी 3 अचीवमेंट क्या? एक तो आपने पावर बता दी कि पावर में मैंने देश में बिजली को ऊपर उठाया, एक स्केल। 2 और सर कोई भी? 2 तो महाराष्ट्र में वो मैंने जो पहला बजट दे दिया था मुख्यमंत्री बोल के, सब लोगों नीचे के एकदम लोएस्ट टू लेट लोगों के लिए मैंने योजना बनाई और उनके लिए सब कुछ किया। हाँ, ये आपने कहा था, दलितों के लिए आपने काफ़ी काम किया, गरीबों के लिए आपने काम किया। एक कोई और काम सर? और कोई दूसरा काम क्या काम था? अभी आप लोगों को ये असेस करना होगा, हमने तो इतने काम करके। आपके टाइम में सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को फांसी दी गई थी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2-3 बड़े बड़े किस्से उसी टाइम आए थे जो देश में ज़्यादा लाइमलाइट में थे। अभी आप एनालिसिस करिए और बोल दीजिए। एक आपने सर स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी में बहस संवाद की परंपरा समाप्त हो गई है, इस पर काम करने की जरूरत है, काम होगा तो बेहतर चीजें हो जाएंगी। नहीं, मैंने ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दे दिया। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, इंदिरा जी से ये बहस करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस पार्टी में, और बहस से देश चलेगा, इस प्रकार की नीति है हमारी। तो यू हैव सीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आपने देखा, इंदिरा जी को आपने देखा, मनमोहन सिंह सर को आपने देखा, और अभी मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर शिंदे सर से मैं कहूं कि इन सब में आपका फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? इंदिरा जी। क्यों? इंदिरा जी तो वो मैं बताऊं, हाँ, तो इंदिरा जी में मैं वो देखता था कि रूरल शुड बी ब्रेव लाइक ए लायन एंड कनिंग लाइक ए फॉक्स। तो लीडर शुड बी ब्रेव लाइक ए लायन एंड कनिंग लाइक फॉक्स, यानी धूर्त रहना चाहिए। तो वो धूर्त थी, और बांग्लादेश की लड़ाई उन्होंने जिस तरह से जीती तो शूर थी। ट्रू। बट सर उनका ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा था, लोग उन्हें शुरुआत में गूंगी गुड़िया कहते थे, कमजोर मानते थे, फिर आपको क्या लगता है, आपने उनको जर्नी, हम लोग तो सुने, केवल किससे सुने, आप उन्हें जानते थे पर्सनली, क्या ट्रांसफॉर्म कर गया जो इतनी पावरफुल हो? जिन गुड़िया बोलते थे उन लोगों ने दुर्गा बोला, ये देश का इतिहास है, वही बीजेपी के लोग हैं। हालांकि अटल जी ने इसको मना कर दिया था, मैंने बाद में पढ़ा कहीं, ही सेड मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे नाम पे अखबारों ने छाप दिया था। तो ये अभी जो
मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि जो गुंगी गुड़िया बोलते हाँ, थे but- वही लोगों ने दुर्गा बोले। वन ऑफ द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस। तो नंबर 1 इंदिरा जी हो गई, नंबर 2 पे सर नहीं, 2 भी नंबर नहीं। ओनली फेवरेट इंदिरा गांधी। मनमोहन सिंह को सर कई लोग कहते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर है। मनमोहन जी ने भी नहीं, कहा था कि मनमोहन सिंह इतिहास मेरा न्याय करेगा, ये उनका स्टेटमेंट था। सही है, मनमोहन सिंह जी भले अच्छे प्राइम मिनिस्टर है रहे और देश को इकोनॉमिक लेवल उन्होंने बहुत ऊंची बनाई है और दुनिया में नाम भारत का लिया जाता है उनके लीडरशिप से, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है सर, वी आर ऑलमोस्ट एट क्लोजिंग। राहुल जी और प्रियंका जी, शिंदे साहब का 84 साल का अपना उम्र का तजुर्बा, 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स, 50 साल सियासत में, क्या लगता है किसकी अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में लौट आएगी? ये देखिए, अभी शुरुआत को हम सब लोगों ने राहुल जी के बारे में तो निर्णय ले लिया है और उसके बाद प्रियंका जी आ जाएगी। राहुल जी तो हम सब लोगों ने, हमारी पीढ़ी है, उनके बाद की पीढ़ी, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, यही चाहते हैं। राहुल जी में क्या खासियत है? क्योंकि कांग्रेस उन पर बैक टू बैक भरोसा कर रही। देखो, वही चीज़ हो रही थी जो इंदिरा जी के बारे में हो गई, गुंगी गुड़िया वगैरह, वही राहुल जी के बारे में ये लोग कहते थे बीजेपी वाले। तो अभी बोलते हैं कि नहीं अभी सुधार गया, तो ऐसा है ये बीजेपी वालों का काम। हरियाणा चुनाव में सर हार के बाद एक बीजेपी ने पोस्टर बनाया ग्लोट करके, एंड दे मेंशन ग्रेटेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम, 80 बार राहुल जी चुनाव हार गए। ये बीजेपी वाले भी छाप रहे थे कल परसों जब हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ, तो लगातार कह रहे राहुल जी 80 चुनाव हार गए अपनी अगुवाई में। नहीं, चुनाव हारना बिरना ठीक है, वैसा तो होता है। सो व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ राहुल गांधी सर? आप तो करीबी जानते हैं, आपने पूरा उनका राइज देखा है, लॉन्च देखा है, लॉन्च से लेकर अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं। वो देखिए, कुछ गलती भी हो गई तो सोचते हैं और करेक्ट करते हैं उसको, ये सबसे बहुत बड़ी बात है उनकी। कई लोग कहते हैं इंसान बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में थोड़े मिसफिट हुए थे सर, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो तो है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे जाएगी, ये आपको बिलीव है? और किस क्वालिटी को देखकर आप ये कह रहे हैं? सभी क्वालिटी को उसकी। ओके, सुपर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत र्यूमर है, मैं आपसे डर डर के सवाल पूछूंगा और मुझ पे नाराज मत होइएगा, बट ये बहुत र्यूमर, बहुत सारे अखबारों ने पता नहीं क्यों छाप दिया, मुझे लगा आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। राहुल जी की शादी को लेकर एक बड़ा अखबारों ने कुछ खबर छापी कि शिंदे साहब की डॉटर के साथ शादी हो रही है। इज इट ट्रू और र्यूमर, और क्यों ये खबर ये गलत बात है। आप तक पहुंची थी खबर ये? नहीं, ये तो पढ़ते हैं हम पेपर में वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी लड़की प्रणीति शिंदे जो एमपी है, वो तो कलीग इन द पार्लियामेंट, तो हाथ मिला है तो क्या हो गया? ये खबर आपको भी नहीं पता लग गई? आई एम श्योर पता आपको। हाँ, तो ये इससे जो इस तरह की वायरल करना न्यूज़, ये गलत बात है। उनका कोई मैरिज का रिलेशन नहीं है। शिंदे सर, आप क्योंकि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने अपनी नई पीढ़ी को सारी विरासत सौंप दी है, नए बच्चे अच्छा करें। महाराष्ट्र इलेक्शन इस बार कौन जीतेगा? एक मैं आपसे प्रेडिक्शन लेके जाऊंगा, और एक सवाल ये कि आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग कैसे याद रखें? आपकी लेगेसी में आप क्या चाहते हैं कि शिंदे साहब को लोग कैसे याद रखें? एक तो ये याद रहेगा कि फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जिसने अपनी पहचान बनाई, देश में होम मिनिस्टर तक गया, बट स्टिल आपका भी होगा ना, आपने किताब लिखी है, अब तो आप सोचते होगे अपने बारे में। मैं तो कोर्ट में चपरासी था, चपरासी से यहाँ तक आया। ये दूसरी पीढ़ी के लोगों ने कष्ट करके ऊपर आदमी आ सकता है, उसमें शाय नहीं होना चाहिए, फाइट करना। विल फाइंड अ वे, आपकी विल जो है वो रास्ता निकालती रहती है, तो वो करना चाहिए। उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, और आज भी मेरा वही कहना है कि जो भी आदमी नाराज़ नहीं हो जाए, नर्वस नहीं हो जाए। बुरे दिन आते हैं लाइफ में, लेकिन उससे डरना नहीं है, फाइट करते रहना, लाइफ उसका नाम है। खड़गे साहब ने कहा था कि शिंदे साहब ने कभी भी दलित कार्ड नहीं खेला पूरे करियर में, बट थैंक्स खड़गे साहब को, वो बोला उन्होंने, लेकिन मैं दलित होके भी उस तरह का कार्ड नहीं खेलता हूँ। ये बात सही है कि मैं तो
सर्व समाज इकट्ठा होना चाहिए, इस तरह की बात करता हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो सर, इसके पीछे क्या वजह है? हर कोई कहता है कि शिंदे साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो भगवान की इच्छा है। कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, हर जगह आप मुस्कुराते रहते हो। क्या मंत्र है सर लाइफ में आपका हैप्पी मुस्कुराने का? पता नहीं है मुझे भी पता नहीं है। अच्छा ठीक है, 84 ईयर ओल्ड जर्नी से अगर आपको नए बच्चों को मैसेज देना हो लाइफ को लेके, व्हाट मैसेज यू विल गिव? वो आप आयुष्य में कभी कठिनाई आती तो उसे डरो मत, लड़ो, कठिनाई से लड़ो, आप ऊपर आ सकते हो। गरीबी जा सकती है, गरीबी को भी निकालने के लिए आप मेहनत करो, आदमी ऊपर आ सकता है। मेरे जैसे असंख्य लोग इस देश में हैं, वो भी प्रयास करते हैं और ऊपर आते हैं। पॉलिटिक्स में नहीं कि दूसरी शिक्षा में आते हैं, कहीं और बिजनेस में आते हैं। तो इस तरह कष्ट करने से और अपने मुट्ठी पे विश्वास रहना चाहिए कि हम इस देश में कुछ कर सकता हूँ और करके बताऊँगा। और मुझे पूरा यंगस्टर पर पूरा विश्वास है कि आप ये सोचे कि मैं कर सकता हूँ, देश आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र सर। थैंक यू। एंड आई होप कि आपकी किताब जो है ये और इसको लोग खरीदें, पढ़ें, आपके एक्सपीरियंस को जानें। बेस्ट विशेस सर, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।